वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस करंट अफेयर रिवीजन सेशन में। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का रिवीजन सेशन हमने कंप्लीट कर लिया और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम नेशनल करंट अफेयर के रिवीजन सेशन को भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे एमसीक्यू बेस्ड पर, जिसमें हम लोग लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। शेड्यूल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा भी दिया है और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या हमें नेशनल करंट अफेयर के एमसीक्यूज को स्टार्ट करना चाहिए, तो आप तो इस तरह से भी आगे सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर जो आज एक बात मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा कि पिछले 8-10 सालों से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो नेशनल करंट अफेयर हमारा कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उसमें से समझ लीजिए, उसी बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। और सारे जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, बहुत सोच समझकर क्वेश्चंस को यहाँ पर सेट किया गया है। तो आप ये सारे सेशन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो किस आधार पर हमारा ये पूरा नेशनल करंट अफेयर का रिविजन सेशन चलने वाला है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। कहाँ कहाँ मेन मेजर फोकस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट स्कीम्स या फिर इंपॉर्टेंट कैंपेन जो भी होता है उस पर फोकस होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल या फिर नेशनल जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उस पर फोकस होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स रिलीज होते रहते हैं या नेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स बोल लो, इन रिपोर्ट्स में अगर नीति आयोग का कोई रिपोर्ट है, आरबीआई का कोई रिपोर्ट है या फिर किसी मिनिस्ट्री का कोई रिपोर्ट है तो वो सारे को हम कवर करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट है या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई रिपोर्ट है या यूनाइटेड नेशन का कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो वो सारे को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग स्पोर्ट्स को कवर करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। जितने भी ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं नेशनल करंट अफेयर्स में जहां से हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं। तो चलिए आज का नेशनल करंट अफेयर के रिवीजन सेशन का, जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जा रहा है, का पहला पार्ट आज का वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, लगभग आपके 14 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके ना सिर्फ सीजीपीएससी और व्यापम के लिए बहुत उपयोगी हो गया, बल्कि जितने भी नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हर जगह पे आपको ये नेशनल करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, जरूर से जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिसेंटली बिम्स्टेक इन न्यूज, वेयर इज इट हेडक्वार्टर सिचुएटेड? तो देखिए, वे ऑफ बंगाल इस साल बहुत न्यूज में था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने दूसरे कार्यकाल का शपथ ले रहे थे तो बिम्स्टेक कंट्रीज के जितने भी मेंबर्स थे उसे इनवाइट किया गया था। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत और इसमें टोटल 7 कंट्री इसके मेंबर है। इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक सहयोग संगठन है और इस क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब होगा वो बांग्लादेश होगा, क्योंकि इसका मुख्यालय पूछा गया था कहाँ स्थित है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत का ग्रोथ रेट कितना अनुमानित किया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा अप्रैल 2019 में भारत का जो ग्रोथ रेट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 2019 और 20 के लिए अनुमानित किया गया था वो 7.5% किया गया था। यहाँ पर एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, उसी समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ग्रोथ रेट भारत के लिए फिक्स किया गया था 2019-20 के लिए वो 7.3% है। लेकिन आगे जैसे जैसे भारत का ग्रोथ रेट गिरते गया और ग्लोबल इकोनॉमी में जिस तरह से स्लोडाउन देखा गया तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हाल फिलहाल में ही इंडिया के ग्रोथ रेट को 7.3% से नीचे लाकर 6.9% पर कर दिया है। लेकिन उसी महीने जो वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ रेट 7.5% डिसाइड किया था उसमें अभी किसी प्रकार से कट नहीं किया गया है। तो जब मैं आज के टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज के टाइम पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ग्रोथ रेट इंडिया का 19-20 में 7.5% रहने वाला है। वहीं अगर हम अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अप्रैल 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि इंडिया का 19-20 में जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 7.3% रहेगा और इसे कट करके प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई भी इसे 6.9% पर लेकर आ गई है। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक का पूछा गया था, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो 7.5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 22 मई को और 2019 का जो थीम था जैव विविधता दिवस का, हमारी जैव विविधता।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने रीसेट 2B रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली रीसेट 2B रडार सैटेलाइट इज वाज लॉन्च, इट वाज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट? तो इसका सही जवाब जो होगा वो PSLV C46 होगा। ये PSLV का 48वां उड़ान था और इस उड़ान से रीसेट 2B को लॉन्च किया गया था। रीसेट 2B क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ को ऑब्जर्व करता है, जिसकी मदद से खुफिया निगरानी, कृषि, वन, आपदा प्रबंधन जैसे गंभीर हालातों को जाना जा सकता है इस सैटेलाइट के जरिए। तो याद रखिएगा, इसे लॉन्च किया गया था PSLV C46 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में मिलकर सिम्बेक्स 2019 समुद्री युद्धाभ्यास का आयोजन किया? रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड द सिम्बेक्स 2019 मैरीटाइम एक्सरसाइज? तो इसका सही जवाब जो होगा वो सिंगापुर होगा। आप लोगों को पता है कि 16 मई से 22 मई 2019 के बीच सिम्बेक्स 2019 का आयोजन किया गया था। कहाँ? साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी, अगर हम सिम्बेक्स के पहले संस्करण की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में और ये इसका 26वां संस्करण था। तो याद रखिएगा, यह एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफ एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? तो इसका सही जवाब जो होगा वो ताइवान होगा। ताइवान जो है एशिया का पहला एक ऐसा कंट्री है जहां की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को 17 मई 2019 को मंजूरी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम का कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम रिसेंटली? तो इसका सही जवाब जो होगा वो इंगोर स्टेकमैन का होगा। इन्हें नियुक्त किया गया 15 मई 2019 को और इनका जो टेन्योर यानी कि कार्यकाल होगा वो आने वाले 2 साल तक के लिए होगा। इंगोर स्टेकमैन जो है क्रोएशिया के पूर्व फुटबॉलर रह चुके हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने आतंकवाद विरोधी नियम के तहत किस देश के आतंकवादी संगठन जमात उल पर प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड विच कंट्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात उल अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट? तो इसका सही जवाब जो होगा वो बांग्लादेश होगा, यानी कि बांग्लादेश का एक संगठन है जमात उल, इस पर आतंकवादी संगठन होने का आरोप लगाकर इंडिया की तरफ से इस पर बैन लगा दिया गया है। देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी इसमें अमेंडमेंट किया गया। पहले क्या था कि किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को ही आप आतंकी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकते थे, लेकिन इस साल जो इसमें अमेंडमेंट किया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में, इसके जरिए आप किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं और इसका हमने ब्रीफ में नेशनल करंट अफेयर में डिस्कस किया था। तो इस साल अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में वेला नामक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी का निर्माण किस श्रेणी के अंतर्गत किया गया है? रिसेंटली इंडियन नेवी लॉन्च्ड सबमरीन नेम्ड वेला, दिस सबमरीन हैज बीन बिल्ड अंडर विच क्लास? तो इसका सही जवाब जो होगा वो स्कॉर्पियन क्लास होगा। देखिए, स्कॉर्पियन क्लास के जरिए फ्रांस की मदद से हम 6 पनडुब्बी को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, 6 पनडुब्बी का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो इसमें INS कलवरी सबसे पहला स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत पनडुब्बी था, दूसरा था INS खंडरी, तीसरा था INS करंज, चौथा INS वेला जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पांचवा INS वागीर और छठवां होगा INS वंशगीर। 4 पनडुब्बी इसके तहत निर्मित हो चुके हैं। 6 पनडुब्बी में से 2 पर काम चल रहा है, इसको भी जल्द इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। इसका निर्माण जो है भारत में ही किया जा रहा है, मंझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत में ये 6 सबमरीन स्कॉर्पियन श्रेणी का डेवलप किया जा रहा है। तो INS वेला के बारे में याद रखिएगा, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया ऑक्युपाइड विच रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019? तो इसका सही जवाब जो होगा वो 76वां होगा। इस इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस साल 115 देशों को इस इंडेक्स में शामिल किया गया। मार्च 2019 में यह इंडेक्स रिलीज हुआ। पिछले साल भारत की रैंकिंग 78वीं थी, इस साल 2019 में भारत की रैंकिंग 76वीं है। पहली रैंकिंग की अगर हम बात करें तो स्वीडन है, दूसरा है स्विट्जरलैंड है। इस रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग
नीचे इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन स्तर के सर्वेक्षण पर भारत में ये पाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत में बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो भारत को इन्हीं सब पहलू पर जो है 76वां रैंकिंग प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय यानी कि तपेदिक रोग कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 मार्च को, और इस साल का इसका थीम था खोजें, उपचार करें, सब उपाय करें, हैशटैग टीबी को खत्म करें। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। आप लोगों को पता है कि विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में एनपीए की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, और ये अभी हमारे देश की तीसरे सबसे बड़ी पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर की बैंक है। और अभी आप लोगों को पता है रिसेंटली में भी 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बनाए गए हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, विजय बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स अरबपति सूची 2019 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका जेफ बेजोस होगा। मार्च 2019 में रिलीज हुआ फोर्ब्स की इस सूची के अनुसार जेफ बेजोस जो है 131 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। भारत की अगर हम बात करें तो इस सूची के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के 19वें सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी कुल संपत्ति जो है 50 अरब डॉलर की है, और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस सूची के अनुसार। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की चुनी गई सांसद हैं? तो ये है आपका चंद्राणी मुर्मू। ये आपकी उड़ीसा की रहने वाली हैं और बीजू जनता दल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा, जो कि सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार हैं? तो ये आपके सी आर पाटिल हैं। सी आर पाटिल जो हैं गुजरात के नवासारी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इन्हें जो टोटल मत प्राप्त हुआ वो है 13,08,018, और जो इनका जीत का अंतर था वो 6,89,668 था। तो याद रखिएगा सी आर पाटिल। और 17वीं लोकसभा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डाटाज हैं हमने वीडियो में डिस्कस किया था, करेंट अफेयर वाले वीडियो में। तो सारे इंपॉर्टेंट डाटाज को आप लोग देख लीजिएगा लोकसभा इलेक्शन से संबंधित, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के प्रीलिम्स में जरूर पूछे जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं सभी में ध्यान से आप इस चीज़ को 17वीं लोकसभा को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला केंद्रीय वित्त मंत्री का प्रभार किन्हें प्राप्त हुआ है? हु हैज गॉट दी चार्जेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वुमेन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? तो इसका सही जवाब जो है आप लोगों को पता है, निर्मला सीतारमण। स्वतंत्र भारत के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार पूर्णकालिक फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो प्रभार है वो निर्मला सीतारमण को मिला था। हालांकि इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो है जिम्मा संभाला था, लेकिन वो अतिरिक्त प्रभार अपने पास रखा था, पूर्णकालिक नहीं था। एक बात और ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 3 मई को। और ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मामले में जो रिपोर्ट रिलीज होता है उसमें भारत का जो 2019 में रैंकिंग था 140वीं था। यहीं पर बता दे रहा हूं, इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत को 140वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है और 2017 में जो है 136वें स्थान पर था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और 2019 में जो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसका जो थीम था वो था मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? एट प्रेजेंट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा 30, यानी कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की जो नंबर्स हैं मुख्य न्यायाधीश सहित वो 30 हैं। और अधिकतम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है मुख्य न्यायाधीश सहित? 31। तो इसमें 10% हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया कि इसमें बढ़ोतरी किया जाएगा। तो 10% बढ़ोतरी जब होगा तो इसमें 3 नंबर्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों के जो नंबर हो जाएंगे वो 34 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ वर्ल्ड टू अक्रॉस अटलांटिक ओशियन? यहां पर ध्यान रखिएगा, लाइट सपोर्ट एयरक्राफ्ट से, यानी कि लाइट सपोर्ट एयरक्राफ्ट से अटलांटिक ओशियन को पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो ये आपके हैं मुंबई की रहने वाली आरोही पंडित, जो कि 25 वर्षीय हैं और इन्होंने मई 2019 में अकेले ही एक लाइट सपोर्ट एयरक्राफ्ट से अटलांटिक महासागर को पार किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? रिसेंटली प्रेम सिंह तमांग बिकम दी
चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये बने सिक्किम के। आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन के साथ में कुछ राज्यों के विधानसभा इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए थे, जिसमें से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जो है आपके प्रेम सिंह तमांग, ये 27 मई 2019 को सिक्किम के मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है, आकाश मिसाइल सिस्टम है, तो ये है आपका सतह से हवा में मार करने वाला। इसे डेवलप किया गया है DRDO की तरफ से, और इसकी जो मारक दूरी है वो 30 किलोमीटर दूर तक है और 1800 मीटर ऊंचाई तक है, यानी कि 1800 मीटर ये सीधा ऊंची मार कर सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मई 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किन देशों को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका अल्जीरिया और अर्जेंटीना। मई 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2 कंट्री को जो है वो मलेरिया मुक्त कंट्री घोषित किया गया, और ये 2 कंट्री के जो नाम है वो है आपका अल्जीरिया और अर्जेंटीना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पहले अरबी भाषा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके जोखा अल हारथी। ये रहने वाली है ओमान की। इन्होंने अरबी भाषा में जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम था कैटलियल बॉडीज। इनके लिए इन्हें वर्ष 2019 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें मैन बुकर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। यूनाइटेड किंगडम का एक प्रतिष्ठित जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है, और भारत की पहली जिसे प्राप्त हुआ था मैन बुकर पुरस्कार, भारत के भी एक नागरिक हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पुरस्कार को प्राप्त किया था 1997 में। उनका नाम था अरुंधति रॉय, जिन्हें कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था, और इस पुरस्कार के साथ में 50,000 पाउंड की राशि भी जो है वो दी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण 2019 का थीम था, तो इसका थीम था वायु प्रदूषण। पता है आप लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, और इस साल इसका जो थीम था वो वायु प्रदूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खतरनाक निपाह वायरस पाए जाने की पुष्टि केरल में की गई है। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार निपाह वायरस है, तो निपाह वायरस एक दिमागी बुखार है जो कि एनिमल से ह्यूमन में इसके वायरस फैलते हैं, और अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं किया गया तो तुरंत उस व्यक्ति की मौत हो सकती है, और इसका अभी तक किसी भी प्रकार से कोई वैक्सीन का निर्माण नहीं किया गया था। अफ्रीकन कंट्रीज से इसकी शुरुआत हुई थी। तो निपाह वायरस के बारे में याद रखिएगा, केरल राज्य में बहुत पहले भी पाए गए थे, और हाल फिलहाल में फिर से केरल राज्य में निपाह वायरस को ढूंढा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? तो इसका सही जवाब जो होगा वो 10 होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ये जो कि 12वां संस्करण था, इसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इसका फाइनल जो है आपका इंग्लैंड मेजबान टीम ने जीता, और जो उपविजेता टीम रही वो आपकी न्यूजीलैंड रही। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 से संबंधित भी कुछ टर्म्स को या फैक्ट्स को याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। अगला प्रश्न है, 3 जून से 7 जून के मध्य किसके द्वारा पूरे भारत में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया? तो ये साक्षरता सप्ताह जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मनाया गया। साक्षरता दिवस यानी कि वित्तीय साक्षरता दिवस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मनाया गया। कब से कब तक? 3 जून से आपका 7 जून तक, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? तो आप लोगों को पता है कि इस साल एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है। उस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय को 2 मंत्रालय को मर्ज करके बनाया गया है। ये 2 मंत्रालय कौन कौन से थे? जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय और गंगा कायाकल्प। इसके अलावा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एक जल शक्ति मंत्रालय को गठित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर जल शक्ति मंत्रालय होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को मैक्सिको का सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? रिसेंटली विच इंडियन हैज रिसीव्ड टू हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड ऑफ मैक्सिको? इसका सही जवाब होगा हमारे देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को यह सम्मान मिला है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन को भी मैक्सिको का सर्वोच्च विदेश नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। इस सम्मान का नाम जो है वो है ऑर्डर ऑफ द एज़टेक ईगल। तो याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल को मैक्सिको का सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान इस साल प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का स्वर्ण जमा पूंजी में कौन सा स्थान है? तो जब ये आपका मार्च में रिपोर्ट रिलीज हुआ था तो उस हिसाब से भारत जो था विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में 11वें स्थान पर था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक और रिपोर्ट रिलीज हुई सितंबर में ही। इसके अनुसार भारत स्वर्ण भंडार में पूरे विश्व में जो है अभी 10वें स्थान पर आ गया है। भारत के पास में 618.2 टन सोने का जो भंडार है। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो अमेरिका होगा 8,133 टन के साथ, और दूसरे स्थान पर आपका जर्मनी है 3,366
618.8 टन के साथ। भारत याद रखिएगा 618.2 टन के साथ अभी प्रेजेंट टाइम पर 10वें स्थान पर है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में चिनूक नामक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है। यह हेलीकॉप्टर भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो अमेरिका होगा। भारत को चिनूक नामक हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। यह एक आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हेलीकॉप्टर है और जो कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न, बॉलीवुड फिल्मों में दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका आलिया भट्ट को, और ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है इनके मूवी राजी के लिए। और इस साल जो है 2019 में ये फिल्म फेयर अवार्ड का 64वां संस्करण था, यानी कि 64th एडिशन था, जो कि मार्च 2019 में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें तो संजू के लिए रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉफी के किस किस्म को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इन तीनों कॉफी के किस्म को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है आपके मई 2019 में। ये मुख्य रूप से आपके साउथ रीजन वाले जितने स्टेट्स आते हैं उन रीजन में इस कॉफी के लिए जाना जाता है, खासकर केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु क्षेत्र में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा आपका ऑल ऑफ द एबव होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग ये क्षेत्र है आपका। इस क्षेत्र में ताशीगंग ही आपका 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न जो है, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत निम्न में से किस श्रेणी के किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये सहायता राशि प्रदान किया जाएगा? तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इसकी घोषणा कब की गई? इसे हम लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से भी जानते हैं। इसकी घोषणा हुई जब इस साल इंटरिम बजट पेश किया गया, तो इस साल इसकी घोषणा हुई थी, जिसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। जब इसकी घोषणा की गई थी तो 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले भूमि जो किसान हैं उन्हें प्रत्येक साल 6,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा, 2-2 हज़ार रुपये के किस्त में। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हाल ही में इसके जो लिमिटेशन थे 2 एकड़ भूमि जोत वाले किसानों को, उस लिमिटेशन को खत्म कर दिया गया और इसके अंतर्गत सभी किसानों को शामिल कर दिया गया है और उन्हें जो है 6,000 रुपये प्रत्येक साल जो है वो सहायता राशि दिया जाएगा, 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्तों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑल ऑफ दी एबव होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। यह समिति किस नीति में बदलाव के लिए गठित की गई थी? तो इसका सही जवाब जो होगा वो शिक्षा होगा, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए जो है आपका कस्तूरी रंगन समिति को गठित किया गया था और इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिकमेंडेशन भी दिया है। इन्होंने बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए। कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट्स के बारे में हमने नेशनल करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था, तो वहां से आप लोग ब्रीफ जानकारी भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसडीजी ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 129 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि कौन सा स्थान रहा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एसडीजी ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ 129 कंट्रीज? तो इसका सही जवाब जो होगा वो 95 होगा। ये रिपोर्ट को रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इस बार इस रिपोर्ट में 129 देशों को शामिल किया गया, जिसमें पहला स्थान आपका रहा डेनमार्क का, दूसरा फिनलैंड का और तीसरा स्वीडन का। और 129 देशों में भारत की जो स्थिति रही वो 95वें स्थान पे रहा, यानी कि जेंडर इक्वालिटी के मामले में भारत की स्थिति कुछ खास नहीं है। तो पूरी दुनिया में 129 देशों में 95वें स्थान भारत का रहा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो डेविड माल्पस होगा। हाल ही में जिम योंग किम की जगह डेविड माल्पस को जो है वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। आप लोग को पता है जिम योंग किम जो है 2012 से 2019 तक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रहे थे और 2019 में 9 अप्रैल 2019 से डेविड माल्पस जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला। तो इस बात को याद रखिएगा डेविड माल्पस के बारे में। इसके बाद अगला प्रश्न है, फीफा परिषद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? हु हैज इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ फीफा काउंसिल? फीफा के बारे में आप लोगों को पता है कि यह एक इंटरनेशनल फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत के किसी मेंबर को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनका नाम है
प्रफुल्ल पटेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। प्रफुल्ल पटेल भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फीफा में बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार कांड के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसका सही जवाब होगा 100 वर्ष। आपका जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है पता है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास में स्थित एक बागीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के एक आदेश पर वहां पर हमारे देश के बहुत सारे लोग जो कि शांति वार्ता कर रहे थे उन पे अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो इसकी जो है 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई 13 अप्रैल 2019 को। तो याद रखिएगा इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं अभी वर्तमान समय में ही। तो ये था हमारा आज का नेशनल